हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण। इसके पहले हम काफ़ी टॉपिक्स इसके कंप्लीट कर चुके हैं। जूनियर एडेड स्कूल के एग्जाम्स का जो सिलेबस है साइंस का, उसमें काफ़ी कुछ टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण। बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है यह, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करूँगी। 2 पार्ट में इसलिए क्योंकि टॉपिक तो लंबा रहेगा लेकिन सेशन भी काफी लंबा होगा। दूसरे टॉपिक का, दूसरे पार्ट का जो होगा उसका सेशन लंबा होगा, इसका सेशन थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि एक जैसी जो चीजें हैं उनको मैंने एक जगह पे रखा है। और जैसा कि अब तक हम करते आए हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं लास्ट में उससे रिलेटेड हम 30 से 40, 10 से 20, कुछ भी मतलब 25 से ज्यादा ही क्वेश्चन हम उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितना पढ़ें उसे पूरा पढ़ें, उसके बाद कुछ ना बाकी रह जाए उस चैप्टर से। तो इसीलिए हम पार्ट थोड़े छोटे कर देते हैं, लेकिन हम कोशिश यही रहती है कि सब कुछ एक में कंप्लीट हो जाए, दोबारा आपको परेशान ना होना पड़े इसके लिए। तो ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पौधों के बारे में, पोषण के बारे में। तो देखो, पोषण के आधार पर पौधों को 2 तरह से बांटा गया था। पौधों में जो पोषण होता है वह पोषण है स्वपोषक पोषित और परपोषित। आपने कहा था कि मैम हिंदी में भी बताइए, तो इसलिए मैंने ये वाला पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इसमें है, तो आप आराम से समझ सकते हो अब यहाँ पर। तो देखो, पौधे क्या होते हैं, पोषण के आधार पर पौधे 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं परपोषी। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सूरज के प्रकाश में और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में। ठीक है, इनके द्वारा वे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की प्रकाश में। ठीक है। अच्छा, जो परपोषी होती हैं वे क्या करते हैं? वे अपना भोजन, कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते, कुछ ऐसे होते हैं जो आधी चीजें दूसरों से मांग के अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में देखेंगे। तो देखो, जो फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं या फिर रसायन संश्लेषी हो सकते हैं। मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक यानी कि जिनको जरूरत होती है सूर्य की रोशनी की, जब उन्हें खाना बनाना होगा ना, तो सूर्य की रोशनी की जरूरत होगी, क्योंकि उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, लेकिन दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी वे अपना भोजन बना सकते हैं। और यह जो होते हैं वे कैसे बनाते हैं कि जो जमीन के अंदर, यह वहीं पाए जाएंगे जहां पर ऐसे चीजें मौजूद हों, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, अकार्बनिक पदार्थ मौजूद हों, वहां पर अधिकता हो उनकी, वे जहां पाए जाते हैं वहीं पर ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं उसमें क्या आते हैं? सभी हरे पौधे, ठीक है, और एल्गी आ जाते हैं। एल्गी और मतलब कि शैवाल और हरे पौधे, और इसके साथ ही बैगनी, लाल व हरे जीवाणु। बैगनी, लाल और हरे जीवाणु जो आते हैं वे कहाँ आ जाते हैं? प्रकाश संश्लेषी में। उसके बाद दूसरे जो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में? अकार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में। तो इसमें आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया या मिथेन बैक्टीरिया। अच्छा, इन सब के बारे में हम बैक्टीरिया वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, जब हम ये पढ़ रहे थे कि सूक्ष्म जीव और उनमें वर्गीकरण, तो वहां पर हम इन सबको आपको बता चुके हैं। तो अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप वहां से देख सकते हैं उस वीडियो से। दूसरे हो जाते हैं परपोषी। परपोषी में भी अलग अलग तरीके से इनका पोषण होता है। अपना भोजन नहीं बना सकते, लेकिन इनके जो होस्ट होते हैं जहां से ये भोजन ग्रहण करते हैं, उनके आधार पर ये 4 तरह के हो जाते हैं। एक तो है परजीवी, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से दूसरे पर आधारित होता है भोजन के लिए, और जिन पर आधारित होता है वे होस्ट होते हैं और वे जीवित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे जो किसी जीवित प्राणी पर, ठीक है, वो पौधा भी हो सकता है,
ठीक, पौधा ही होगा मोस्टली, ये समझो, ऐसे समझो कि पौधा ही है। तो किसी जीवित पौधे पर आधारित है अपने भोजन के लिए, वे होते हैं परजीवी। ठीक है। दूसरे होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर या ये कहें कि निर्जीव पदार्थों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, वे होते हैं मृतोपजीवी। निर्जीव पदार्थ का मतलब जो पदार्थ पहले जीवित था लेकिन बाद में वह मृत के रूप में है, वह हो गया मृतोपजीवी। ठीक है। तीसरे होते हैं सिम्बायोटिक या सहजीवी। इसमें वे आ जाते हैं जो किसी के साथ जीवन बिता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे लाभ ले रहे हैं, उसको भी लाभान्वित कर रहे हैं, मतलब उसको भी इनसे लाभ हो रहा है। ठीक है। और चौथे होते हैं कीट भक्षी। इसके पहले मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया था और बताया था कि मिट्टी में नाइट्रोजन जो होता है उसे पौधे ग्रहण करते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में कि कुछ जड़ों में वे पाए जाते हैं और कुछ पौधों की जड़ों में, और वहां से पौधे जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन को ले लेते हैं। लेकिन एक चीज मैंने ऐसी बताई थी कि नाइट्रोजन को पौधे किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में। तो वहां जहां पर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक, ऐसी जगह है जहां पर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, या ये कहें कि ऐसे बैक्टीरिया नहीं होते हैं वहां जो नाइट्रोजन जो अमोनिया के फॉर्म में है उसको कन्वर्ट कर सके नाइट्रेट के फॉर्म में। यानी कि नाइट्रोजन तो 78% है हमारे वायुमंडल में, लेकिन मिट्टी की सतह से, ये जड़ों से यह ले नहीं पाते उसे, या ये कहें कि इनके पास रूट होते ही नहीं है। तो इन वजहों से जो नहीं ले पाते तो उन्हें नाइट्रोजन चाहिए। तो वे नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, उनके जो अनुकूलन उनका बॉडी का जो होता है, उनके पौधों के, उनके पत्तियों का जो अनुकूलन होता है वह इस प्रकार से अनुकूलित होते हैं कि किसी कीट को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इन कीड़ों मकोड़ों में नाइट्रोजन होता है ना, हर जीव के अंदर नाइट्रोजन है, तो उसको वे अपनी पत्तियों में लेकर खा जाते हैं और उनसे उनको नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। तो अब देखो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और आपको इनकी इमेज भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम परजीवी के बारे में पढ़ते हैं। तो परजीवी दो तरह के होते हैं पैरासाइट। मैंने कहा कि ये तो टोटल पैरासाइट होंगे या फिर पार्शियल, या तो पूर्ण परजीवी या आंशिक परजीवी। तो जो पूर्ण परजीवी होते हैं उनके अंदर रूट नहीं होती, ठीक है। तो जब रूट नहीं होगी तो ले नहीं पाएंगे। दूसरी बात, उनकी हरी पत्तियां नहीं होती, मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है, तो अपना भोजन नहीं बना सकते। इसमें आ जाते हैं दो तरह के, कि एक तो जो जड़ों के परजीवी हों और दूसरे जो तने के परजीवी हों। ठीक है। तो तने के परजीवी होते हैं उसका मुख्य एग्जाम्पल होता है अमरबेल, ठीक, कशकटा। कशकटा किसका एग्जाम्पल है, अमरबेल, यानी स्टेम पैरासाइट कह सकते हैं इसको। दूसरा होता है रूट पैरासाइट या मूल परजीवी। मूल परजीवी में वो होता है कि किसी पौधे की जड़ों से या जमीन के अंदर से वो जड़ से चिपक जाएंगे और वहां से अपना खाद्य पदार्थ लेते रहेंगे। इसमें यहाँ पर एक चीज देख लो, जैसे एग्जाम्पल में बताऊं तो मैं ओरोबैंच, गठवा, इंदुगी, बेलेनोफोरा, ओरोबैंच, और तीसरा यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पूछता जो है क्वेश्चन में, वह है रेफ्लेक्सिया। रेफ्लेशिया की खास बात, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है यह। दुनिया का जो सबसे बड़ा फूल होता है, जो सबसे बड़ा फ्लावर होता है, वो होता है रेफ्लेशिया। ठीक है। और रेफ्लेशिया क्या होता है, रूट पैरासाइट होता है। ठीक है। तो यह क्वेश्चन में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसको आप जान लो। अगला आंशिक परजीवी यानी पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट वे होते हैं जो कि खनिज पदार्थ और जल तो दूसरे से ग्रहण करते हैं। इनकी बात ये होती है कि इनकी जो जड़ होती है ना, वह पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। तो यह इनमें हास्टोरियम पाया जाता है। हास्टोरियम के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जब मैंने आपको कवक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हास्टोरियम क्या होता है। हास्टोरियम चूसकांग होता है, ऐसे 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 बना होता है, और कोशिकाओं से क्या करते हैं, कोई कोशिका है तो उसके अंदर घुस जाते हैं और वहां से अपना खनिज पदार्थ लेते रहते हैं। ठीक है। तो आंशिक परजीवी भी दो तरह के होते हैं, एक तो स्टेम पैरासाइट और दूसरे रूट पैरासाइट। ठीक। तो विस्कम और लोरेंथस यह स्टेम पैरासाइट होता है, और चंदन, सेंटेलम और स्ट्राइगा यह क्या होता है, रूट पैरासाइट होता है। इन चारों से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन नहीं बन सकता कि चंदन क्या है। चंदन क्योंकि एक कॉमन नेम हो जाता है ना चंदन। तो सेंटेलम जो है यह सैंडलवुड
अगर इंग्लिश में बोले तो सैंडलवुड, और इसका वानस्पतिक नाम हो जाता है सेंटेलम। तो यह क्या है, पार्शियल रूट पैरासाइट है, मतलब इसकी पत्तियां हरी होती हैं लेकिन इसकी जो जड़ होती है पूर्ण विकसित नहीं होती है, उसमें हास्टोरियम पाया जाता है। और अक्सर चंदन के जंगलों में आप देखते होंगे वहां पर शीशम का पौधा होता है। शीशम की जड़ से यह अपना भोजन ग्रहण करता है, मतलब खनिज पदार्थ ग्रहण करता है और उसके बाद भोजन खुद बनाता है। दूसरे हो गए, अगर हम मृतोपजीवी की बात करें तो मोनोट्रोपा, नियोसिया और मशरूम मतलब फंजाई, एगेरिकस, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। तो यह क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। जो मशरूम आप खाते हो, यह देखो तो सड़े गले पदार्थों में, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा खाद हो, नाइट्रोजन, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन वाले पदार्थ होते हैं ना, नाइट्रोजन पदार्थ ज्यादा होगा वहीं पर यह उगता है। दूसरा है सिम्बायोटिक लाइफ। जो सिम्बायोटिक लाइफ के बारे में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, उनके बाद तीसरा पूछा भी नहीं जाता है, नहीं 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। एक तो मैंने आपको लाइकेन बताया था, और दूसरा जब मैंने आपको नाइट्रिफिकेशन बताया था तो नाइट्रोजनीकरण, तो उसमें आपको बताया था कि मैंने राइजोबियम के बारे में बताया था। और तीसरा माइकोराइजा, जब मैंने आपको कवक बताया था तो बताया था। तो कवक में आपको मैंने लाइकेन के बारे में बताया था कि जब कवक एल्गी के साथ, मतलब कि शैवाल के साथ जुड़ जाता है तो वह लाइकेन बना लेता है। ठीक, लाइकेन कहलाता है जब वह शैवाल और एल्गी एक साथ मिलते हैं, शैवाल और कवक एक साथ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, लाइकेन बनता है। इसमें क्या होता है, जो शैवाल होता है वह हरा होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जो कवक है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों एक साथ मिल के रहते हैं, और जो शैवाल है वह भोजन बना देता है, और जो कवक है उसको खनिज पदार्थ दे देता है। माइकोराइजा, जैसे कि जब पाइन जो प्लांट होता है, पाइन या चीड़ समझ लो, तो चीड़ का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में जब कवक रहते हैं, फंजाई रहते हैं, तो ये निर्माण करते हैं माइकोराइजा का। ठीक है, तो वहां से बना बनाया चीड़ जब भोजन बनाता है, चीड़ का पौधा, उसको ये ले लेते हैं और बदले में उसको खनिज पदार्थ दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कीट भक्षी पौधे, जैसे कि मिजोरम, नागा साकी जानते हो, सॉरी नागा साकी नहीं, मिजोरम जो है ना, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, मिजोरम की गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ना वहाँ पे, तो उन पहाड़ियों पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। अरे बारिश होगी तो क्या होगा, मिट्टी बहती रहेगी ना, मिट्टी बहेगी तो वहां पर नाइट्रोजन भी चला जाएगा, तो वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अब चूंकि इतनी ज्यादा बारिश होती है और जंगल भी बहुत ज्यादा है वहां पर, तो सूरज की धूप सीधे नहीं पड़ती। और दूसरा, अमेजोन के जो जंगल हैं, अमेजोन के जंगलों में भी धूप नहीं पड़ती, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जमीन में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो वहां पर ये जो पौधे हैं, जैसे ड्रोसेरा, नेपेंथीज और डायोनिया, ठीक है, ये 3 पौधे याद रखो, ड्रोसेरा, नेपेंथीस और डायोनिया। यह तीनों पौधे क्या करते हैं, भोजन कैसे ग्रहण करेंगे, तो वहां पर एक कीटों को खाते हैं। और कौन खाएगा, भोजन बनाने का काम कौन करता है, पत्तियां। तो यही पत्तियां यहाँ पर कीटों को ग्रहण करने का काम करती हैं, क्योंकि अब भोजन तो उनको बनाना नहीं है, तो कीटों को ग्रहण करने के लिए रूपांतरित हो चुकी होती हैं। अब नेपेंथीज जो है, नेपेंथीज का मतलब, जो अभी आपने जब पेज देखा होगा, सबसे पहला पेज जो देखा आपने, तो उसमें ऐसे घड़े जैसी संरचना थी, उसमें सबसे पहले मैंने पेज पर घड़े जैसी संरचना बनी थी, वो नेपेंथीज है। उसके जो पर्ण फलक होते हैं, मतलब पत्तियों का अग्रभाग, अच्छा एक गाना सुना होगा, जमी देखूं फलक देखूं, ठीक है, तो फलक का मतलब क्या होता है, आसमान, आसमान का मतलब फैला हुआ, आसमान बहुत विस्तृत है ना, तो जो पत्ती होती है उसके जो आगे का भाग होता है, जैसे कोई भी पत्ती लो, तो यह जो भाग है, ये वाला पार्ट पूरा, यह कहलाता है पर्ण फलक। ठीक है, तो यही पर्ण फलक नेपेंथीज में चेंज हो चुका होता है घड़े के रूप में, और घड़े में बहुत खूबसूरत सा घड़ा होता है, उसके ऊपर कवर भी होता है, और उसके अंदर लसलसा पदार्थ भरा होता है। तो जैसे कोई कीड़ा उसके अंदर जाता है, उसकी सुगंध होती है, एक अलग महक होती है, तो उस सुगंध के द्वारा कीड़ा उसके अंदर जाता है और ऊपर से कवर हो जाता है, तो उसके अंदर वो मर जाता है, और मरने के बाद उसमें नाइट्रोजन जो होता है उसे पौधे ले लेते हैं। ठीक, और यूट्रिकुलेरिया जो है, यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है पानी के अंदर। ठीक है, यह जलीय पौधा है। ड्रोसेरा, नेपेंथीज और डायनिया या स्थलीय पौधे हैं, और यूट्रिकुलेरिया क्या है, जलीय पौधा है। आगे इसके बारे में हम और ज्यादा जानेंगे और देखेंगे इस पर हम।
देखो ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, इस पेड़ पर कोई पेड़ है और इस पेड़ पर ये पूरा देख रहे हो, पूरा छप गया है, मतलब एक पूरी तरह से वो फिल हो गया है पीले रंग की लताओं से। तो ये जो लताएं हैं ना पीली पीली, यही है अमर बेल कस्कटा। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, अमर बेल। तो अमर बेल कभी भी अगर आप जा रहे होगे कहीं रास्ते में, आपने देखा होगा पीला, पूरा पेड़ ही पीला पीला दिखने लगता है इन लताओं की वजह से। तो यही है अमर बेल। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता और स्तंभ परजीवी है, पूर्ण स्तंभ परजीवी। स्तंभ का मतलब तना का परजीवी। तो इसकी जगह जगह ना तने में इसके जो हास्टोरियम होते हैं, मतलब स्तंभ क्या, हास्टोरियम को हिंदी में क्या बोले कि चूसकांग, ठीक है, स्तंभ चूसकांग, वे होते हैं जो यहाँ से इसके तने से भोजन लेते रहते हैं, बना बनाया भोजन। तो अच्छा, भोजन कहाँ से लेंगे, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जाइलम से लेंगे या फ्लोएम से लेंगे? कहाँ से लेंगे, जाइलम से लेंगे या फ्लोएम से? इसके जो स्तंभ है वो कहाँ तक जाएंगे, जाइलम तक या फ्लोएम तक? सही समझे, इसके स्तंभ जाएंगे फ्लोएम तक। फ्लोएम से ही तो फूड बन के नीचे जाता है ना, तो वे फ्लोएम तक पहुंचते हैं फूड के लिए, मतलब भोजन के लिए कहाँ जाएंगे, फ्लोएम तक जाते हैं। और जाइलम में क्या होता है, नीचे से ऊपर जल जाता है, तो जब जल लेना होता है तो यह जाइलम से लेते हैं, और जब फूड लेना होता है तो फ्लोएम से लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था एक बार एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में, कि फ्लोएम अमर बेल की लताएं हैं, इनके चूसकांग जो हैं वे जाइलम तक फैले होते हैं या फ्लोएम तक, मतलब ऑप्शन में जाइलम फ्लोएम वगैरह था। तो ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा ये देखो, यह है रेफ्लेशिया, यह फूल देख रहे हो कितना बड़ा है, ये जो बच्ची बैठी है इसकी से तुलना कर सकते हो कि इसके पूरे हाथ जो हैं इस फूल के एक तरफ की जो वो है दल है, एक तरफ पर आ गए हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो इसको रेफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। ठीक, और देख रहे हो इसके आसपास कोई पत्ती नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि इसमें पत्तियां होती ही नहीं है। अगला देखो, यह है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा को कभी कभी ड्रोसेरा का नाम ना पूछ के यह पूछ लेता है कि सन ड्यू प्लांट किसे कहते हैं, और कौन सा पौधा परजीवी होता है, और इसमें ऑप्शन में सन ड्यू दिया होता है, ड्रोसेरा नहीं दिया होता है। तो याद करो इसको ऐसे, इस फूल को देखो, खूबसूरत सा दिख रहा है ना, वास्तविकता बताऊं तो फूल नहीं है, यह पत्ती है, और पत्ती का यह आगे वाला जो भाग है वह पर्ण फलक है। ठीक है, पर्ण मतलब पत्ती होती है, और आगे वाला जो भाग है वह है पर्ण फलक। तो ये जो फलक देख रहे हो, इसमें देख रहे हो कि छोटी छोटी बूंदे बनी हुई है ना, सफेद सफेद बूंदे जो दिख रही हैं, पानी की बूंदे। तो ये क्या है, ड्रोसेरा में ऐसा लग रहा है कि ओस गिरी हुई है। ठीक है, पूरी ओस गिरी हुई है, एक कांटे जैसी संरचना बनी है, ऐसा लग रहा है इसमें ओस गिरी हुई है। तो जो ओस की बूंदे हैं, इसी वजह से इसके नाम है सन ड्यू प्लांट, ड्रोसेरा सन ड्यू। अच्छा याद कैसे करोगे इसको, तो ड्रोसेरा में, और ड्रोसेरा सनड्यू, डीएस याद कर सकते हो, ड्रोसेरा सनड्यू ऐसे याद करो, सीधा याद करो, ड्रोसेरा सनड्यू, या हाँ सीधा याद करो, ड्रोसेरा सनड्यू। जैसे आप ड्रोसेरा सनड्यू बोलोगे ना, तो आप दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ड्रोसेरा प्लांट ये है, और यहाँ इसकी लीफ है, ये इसका पर्ण फलक है, इसमें जैसे ही कोई कीट आता है इसमें फंस जाता है, क्योंकि इनके ये जो देख रहे हो ना ओस की बूंदों जैसा, यह वास्तव में पानी की बूंदे नहीं है, ये लसलसा पदार्थ है। तो ये सब के सब, जैसे इसमें कोई कीट गिरेगा, सब के सब एक साथ यहाँ पर आके इसको पूरा भर लेती हैं, कवर कर लेती हैं, उसके बाद वो कीट बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, अगला देखो, यह डायोनिया। ठीक है, डायोनिया या डायोना भी इसको बोलते हैं। तो डायोना वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोना ऐसे होता है, एकदम जैसे लगता है मक्खी को पकड़ने के लिए ये स्पेशली बनाया गया हो, ऐसा होता है डायोना वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक, इसमें जैसे मक्खी बैठी, अब ये जो भाग है, दोनों की पत्तियां आपस में कवर हो जाएंगी, और कवर होते ही इसके तभी खुलेंगी जब एक उसके अंदर मर जाएगी और इसका पोषक पदार्थ ये ले लेंगे। ठीक है, तो डायोना वेनस फ्लाई ट्रैप, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, डायोना वेनस। ठीक है, और चित्र तो देख के आपको याद हो ही जाएगा हमेशा के लिए। उसके बाद तीसरा होता है यूट्राइक्युलेरिया। यूट्राइक्युलेरिया को कहते हैं ब्लैडर वर्ट। ब्लैडर का मतलब क्या होता है, फूला हुआ, ऐसा ब्लैडर वर्म जैसा कि ब्लैडर बना होता है।
पानी में होता है, जड़ होती ही नहीं है। और इसकी पत्ती का जो अगला भाग है, ये इसकी पत्तियां हैं, इसका जो अगला भाग है आपको ग्रीनिश दिख रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में ये पीले रंग का होता है। तो इसकी जो पत्तियां है ना, आगे वाला जो भाग है उसमें छोटा सा नीचे की तरफ छेद होता है, उसमें पानी जाता है और पानी के साथ कीड़े भी चले जाते हैं। यह खुला खुला रहता है, जैसे कीड़ा गया है बंद हो जाता है। और जो पानी होता है, तो पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे इसको खत्म कर देते हैं। खत्म करने के बाद यह सड़ गल जाता है उसमें, और जैसे सड़ जाता है फिर उसमें से जो नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है और नाइट्रेट को ये सब खा पी लेते हैं। ठीक है, तो यूट्रिकुलरिया को हिंदी नहीं है का सामान्य नाम क्या है? ब्लैडर वर्ट। अगला क्वेश्चन देखो, यह है, देखो इसमें मच्छर गया है ना, ब्लैडर वर्ट के अंदर मच्छर जा रहा है, ऐसे देखो। ठीक है, तो ये शिकार कर रहा है, शिकारी पौधे हैं ये। तो ये तो हमने पढ़ लिया परजीवी के बारे में। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, यानी स्वपोषी पौधे। अच्छा, जब हम स्वपोषी पौधों की बात करते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं? पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। हम एक सिंपल सा बोल देते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ ही सिर्फ इतने दोनों नहीं होते हैं, साथ में कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। तो इन सब की आवश्यकता होती है। और ये आते कहाँ से हैं, कैसे होते हैं, कैसे आते हैं? क्योंकि अगर स्टोमाटा को खोलना है, मतलब अगर रंध्र को खोलना है, रंध्र के द्वारा ही तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। रंध्र का मतलब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? ऐसे देखो पिक्चर के द्वारा, ऐसे पत्तियों में ना नीचे की तरफ ऐसे कोशिकाएं बनी होती हैं और ये रंध्र कहलाते हैं। ये जो छेद देख रहे हो, ये जो छेद है ना, ये रंध्र है। और इसके किनारे ये चौकीदार समझ लो इनको, ये गार्ड सेल है। ठीक है, पत्तियों में नीचे होती हैं। तो इन्हीं के द्वारा पानी भी बाहर निकलता है और गैसों का आदान प्रदान भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो इनको खुलने और बंद होने के लिए ना अकार्बनिक पदार्थों की जरूरत होती है। वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम आयन। तो यह कहाँ से आते हैं, कैसे होता है, इन सबको पढ़े बिना अगर सिर्फ आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हो तो आप फिर समझ नहीं पाओगे। तो देखो, सबसे पहले एक क्रिया जो होती है, एक जनरल व्यू अगर हम लें तो खनिज लवणों का अवशोषण ये कौन करता है? रूट करती हैं। ठीक है, उसके बाद इन रूट से लेने के बाद पौधों में इनका परिसंचरण होता है और उसके बाद होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, तो ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है प्रकाश संश्लेषण। पहला क्या है? खनिज लवणों का अवशोषण। दूसरा क्या है? पौधों में परिसंचरण, मतलब जाइलम के द्वारा ये जल और खनिज लवण नीचे से ऊपर जाते हैं। और तीसरा क्या है? प्रकाश संश्लेषण, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है। एक ओवरव्यू यहाँ पर देखें तो सनलाइट आया, जब सनलाइट आ रहा है उस समय यहाँ पर रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया, वाटर के साथ इसने जो खनिज लवण है उनको भी एब्जॉर्ब किया। और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड सभी जंतु करते हैं ना, बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन क्रिया के द्वारा। तो यह पूरी तरह चारों तरफ रहता है, तो पत्तियां इसको इसी स्टोमाटा के थ्रू अंदर ले लेती हैं। और उसके बाद जब बन जाता है तो 2 चीजें मिलती हैं, एक तो हमें ग्लूकोज मिलता है और दूसरा हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और उसके बाद एनर्जी भी मिलती है। तो जब ग्लूकोज मिला, ठीक है, तो ग्लूकोज इन्होंने क्या किया? स्टोर कर लिया अपने खाने के लिए, खाया पिया, और उसके बाद जो बचा उसको स्टोर कर लिया। जो ऑक्सीजन निकला उसे इन्होंने बाहर निकाल दिया और इसके बाद इनको मिला एनर्जी। ठीक है, उस बिना एनर्जी के काम कैसे होगा? ठीक, तो यहाँ पर एक ओवरव्यू देखो, 6CO2 + 6H2O से बनता क्या है? C6H12O6 + 6O2, ये क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, और ये बनेगा कब? सिर्फ हरे पेड़ पौधों में, यानी जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं थाइलेक्वाइड। ठीक है, थाइलेक्वाइड, इनको हिंदी में मत पूछना, ठीक, क्योंकि बड़ी अच्छी इनकी हिंदी है, बता दे तो फिर
हम भी भूल जाएंगे। ठीक, थाइलेक्वाइड पाए जाते हैं, ये जो सिक्के के आकार के होते हैं ना, इसमें भरे होते हैं, इन्हीं में होती है ये पूरी क्रिया। तो थाइलेक्वाइड होता है, और ये थाइलेक्वाइड आपस में जुड़े होते हैं, सभी थाइलेक्वाइड ना आपस में जुड़े होते हैं, और इनका जो पूरा एक सेट बन जाता है, जुड़ने के बाद इनका एक सेट बनता है, और इस पूरे सेट को कहते हैं ग्रैनम। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें इनको याद रख लेना। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि ग्रैनम की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, या क्लोरोप्लास्ट की छोटी इकाई कौन सी है, तो थाइलेक्वाइड है। थाइलेक्वाइड में क्या बनता है, क्लोरोफिल होता है यहीं पर। ठीक, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन ग्रीन कलर में है, इसको देख लो। अब ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम एक चीज पढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही पढ़ेंगे हम, कि खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ पर होता है, कैसे होता है, तो उनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 25 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इसमें, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। तो देख लो, निम्नलिखित में से कौन मूल विहीन, यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन मूल विहीन पौधा है जिसकी पत्तियां जलीय कीट ग्रहण करने के लिए थैलीनुमा रचना में बदल जाती हैं। तो देखो, याद करो, इनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, मूल विहीन पौधा, यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि ऐसा पौधा है जिसकी जड़ नहीं है, ठीक है, और जलीय कीट ग्रहण हो रहा है। मतलब यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम ये है कि ये चारों ऑप्शन देखोगे तो सबके सब ऑप्शन वही हैं कि यह पौधे जो होते हैं परजीवी हैं। मतलब परजीवी में भी क्या है, परपोषी हैं, और परपोषी में भी क्या है, एक कीट भक्षी हैं। ठीक है, सबके सब कीट भक्षी हैं, लेकिन ऐसा पूछ रहा है जो जलीय कीटों को ग्रहण करता है। तो जलीय कीट को ग्रहण करेगा, मतलब कि वो पौधा कौन सा होगा, जलीय पौधा होगा। तो अभी हमने नेपेंथीज के बारे में पढ़ा, तो नेपेंथीज को हमने कहाँ पर देखा था, स्थल पर देखा था। ठीक है, ड्रोसेरा को भी हमने कहाँ देखा, स्थल पर देखा, और डायोनिया को भी हमने स्थल पर देखा। यूट्रिकुलेरिया वह पौधा है जो जल के अंदर होता है, और जिसके बारे में हमने थैली देखी थी कि येलो कलर का था, और उसके अंदर वो मच्छर को कैसे खा रहा है हमने देखा था ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोरेंथस तथा ओरोबैंकी अन्य पौधे के साथ कैसा संबंध रखते हैं। तो अभी जब हम बता रहे थे, वहां सबसे पहले पेज पर जब हम बता रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था लोरेंथस और ओरोबैंकी के बारे में। तो लोरेंथस और ओरोबैंकी जो हैं वह परजीवी पौधे हैं। ठीक है, कैसे पौधे हैं, परजीवी पौधे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पूर्ण मूल परजीवी है। पूरी तरह से क्या क्या है, मूल, मतलब जड़ पर परजीवी है पूरी तरह से। ठीक है, तो अगर हम कस्कुटा, इसको मैंने बताया था कसकटा या कस्कुटा, आप इसको पढ़ सकते हो। यह क्या है, अमरबेल है, और अमरबेल क्या था, स्तंभ परजीवी, उसकी जड़ नहीं है, स्तंभ परजीवी है। दूसरा चंदन, चंदन के बारे में क्या है कि यह आंशिक रूप से परजीवी है, सैंडलवुड। और उसके बाद अगर हम बात करें तो लोरेंथस, लोरेंथस भी यह तने का परजीवी, और उसके बाद बचता है ओरोबैंकी। तो ओरोबैंकी क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से मूल परजीवी है, मतलब पूरी तरह से जड़ पर ही परजीवी है। अगला क्वेश्चन, रसायन संश्लेषी जीवाणु कौन से हैं, कौन से ऐसे जीवाणु हैं जो रसायन संश्लेषी हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आ जाता है, देखो बैसिलस तो कॉमन नेम हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस है नहीं, विब्रियो कॉलेरी, अगर विब्रियो को याद करो तो विब्रियो कॉलेरी याद कर सकते हो, तो यह एक परजीवी ही है। और तो नाइट्रोसोकोकस बचता है, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रो से याद करो, नाइट्रोसोकोकस। तो ये क्या करता है, यह नाइट्रीफाइंग मतलब रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है, आंशिक परजीवी से तात्पर्य है, आंशिक परजीवी कौन होता है, जो अपने होस्ट से कभी कभी भोजन प्राप्त करता है, उससे केवल जल प्राप्त करता है, उससे जल और खनिज दोनों प्राप्त करता है, किंतु अपना भोजन स्वयं बनाता है, यही होगा आंशिक परजीवी। अगला क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं, नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पे, नाइट्रोजन की अधिकता, छायादार स्थान, कीटों की अधिकता वाले स्थान पे। तो ऐसी जगह पाएंगे जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। वास्तव में इनकी जरूरत क्या है कि इनको वह खाना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन हो। अगला क्वेश्चन है, परजीवी मूल हास्टोरियम कहाँ किसमें पाया जाता है, हास्टोरियम परजीवी मूल, यह देखो उन्हीं में पाया जाएगा जिनमें जड़ नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो
एग्जाम्पल देख लो, सीधा पहला एग्जाम्पल है, पहला ऑप्शन है कष्टकुटा या कसकटा, जो भी इसको पढ़ो, अमर बेल। ठीक है, तो इसमें परजीवी मूल पाए जाते हैं। अगला नियोसिया, नियोसिया का देखो, नियोसिया क्या है इसके बारे में अगर समटाइम्स इसका नाम ऐसे ही पूछा है, बर्ड्स नेस्ट आर्चिड। ठीक है, बर्ड्स नेस्ट आर्चिड, यह पौधा क्या है? ठीक है, तो यह पौधा क्या है? मृतोपजीवी, जो हमने आपको दिखाया था जब तो चार्ट, जब मैंने आपको दिखाया था तो उस चार्ट में क्या था, यह मृतोपजीवी वाले भाग में था। ठीक है, नियोसिया। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरिम का पूर्ण अभाव किस में होता है? तो पर्णहरिम का पूरा अभाव कस्कुटा में होता है। ठीक है, नेपेंथीज में भी पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। आपने देखा नेपेंथीज क्या था, पूरा एक बड़ा सा फ्लावर था जिसमें पत्ती थी ही नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि चंदन में क्या होता है कि पत्ती होती है, तो यह आंशिक परजीवी है, आंशिक मूल परजीवी, मतलब जड़ पे परजीवी है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन पौधे में भूमि से जल, खनिज, लवण आदि अवशोषण कौन करता है? तो हमने बताया कि शैवाल क्या करते हैं, एल्गी क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, भूमि से जल और खनिज लवण को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन, सन ड्यू। ठीक है, सन ड्यू यानी सन ड्यू कौन सा था? ड्रोसेरा। ठीक है, पौधे का कौन सा भाग कीटों को आकर्षित करता है? तो देखो, वही वहां मैंने आपको गाना सुनाया था, वो गाना याद कर लेना, फलक। ठीक है, तो पर्ण फलक। अगला क्वेश्चन, नेपेंथीज में घड़े के आकार की रचना में रूपांतरित होता है, तो वह भी होता है पर्ण फलक। ठीक है, यह काम कौन करेगा? भोजन बनाने का जो काम करता है, तो इनके पास भोजन तो ये बनाते नहीं है, तो ये वाला काम यही लोग कर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को चेंज करने का, नाइट्रोजन को लेने का कीटों से। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, निम्न में कलश पादप पीचर प्लांट, पीचर मतलब कलश, कलश का मतलब घटपर्डी, इसको वैसे भी हिंदी में इसको घटपर्डी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये नेपेंथीज होता है, नेपेंथीज क्या है? पीचर प्लांट है। ठीक है, और साथ में सरसीनिया जो होता है, सरसीनिया भी पीचर प्लांट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और बहुत दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्न आवृत्त बीजी पौधों में मृतोपजीवी पौधा कौन सा है? ठीक है, यह देखो आवृत्त बीजी पौधे हैं, इसमें भी मृतोपजीवी पौधा पूछा है, तो मोनोट्रोपा क्या है? मृतोपजीवी पौधा है। मृतोपजीवी मतलब क्या? यह अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से लेता है। ओके, अगला, निम्न में से कीट भक्षी पौधे कौन से हैं? तो ब्लैडर जहां भी आए तो वो कौन सा होगा? कीट भक्षी, और ये कहाँ पाया जाता है? पानी के अंदर। साथ ही अगर ये आ रहा है बटरवर्ट, तो यह भी पानी के अंदर पाया जाता है, और यह भी क्या होता है? कीट भक्षी होता है। तो और बहुत दोनों बर्ड जो हैं, ब्लैडर बर्ड, बटर बर्ड, दोनों ही क्या है? कीट भक्षी पौधे हैं जो जलीय हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो कीट भक्षी पौधे ड्रोसेरा, ड्रोसेरा मतलब सन ड्यू। ठीक है, कीटों को फंसाने का काम कौन करता है? कीटों को फंसाने का कौन काम करेगा इनमें? तो ड्रोसेरा में हमने क्या देखा था, जो इसकी पत्ती है उस पे ऐसे ऐसे बने हुए थे, ये क्या है? ऐसे ऐसे बने थे। ठीक है, जहां पर यहाँ पर हमें बूंदे दिख रही थी पानी की। ठीक, तो एक कहलाते हैं ग्रंथिल स्पर्शक। ठीक है, तो एक ग्रंथिल स्पर्शक काम करते हैं कीटों को फंसाने का। अगला क्वेश्चन, पूर्ण मूल परजीवी पौधे कौन से हैं? तीनों ही पूर्ण मूल परजीवी पौधे हैं, रेफ्लेक्सिया, गठवा और इंगुदी, ये तीनों ही क्या है? पूर्ण मूल परजीवी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन, डायोनिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ठीक, तो डायोनिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? वीनस फ्लाई ट्रैप। ऐसा था ना, ये ऐसे, इसमें एक मक्खी फंसी हुई थी और इसमें ऐसे ऐसे वो कांटे निकले हुए थे। ठीक, तो डायोनिया क्या था? वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक, अगला, अगर हम घटपर्डी की बात करें तो नेपेंथीज और सरासीनिया क्या है? घटपर्डी है या कलश पादप कहते हैं, और सन क्या है? ड्रोसेरा है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जुड़े हुए हैं स्वपोषी पौधों से। स्वपोषी पौधों में कैसे खनिज पदार्थों का ग्रहण करता है, उससे जुड़े हुए हैं। तो देखो, इनको समझने की कोशिश करो। समझाने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी आपसे।
कोई भी पौधा ऐसे जमीन में होता है ना, उसकी जड़ें होती हैं, जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में देखो ऐसे होते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, मूल रोम होते हैं। मूल रोम अगर इसको हम बड़ा करें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पर ऐसे रोए निकले होते हैं, ठीक है, मूल रोम। यह क्या करते हैं, ये स्थान को बढ़ा देते हैं। कैसे स्थान को, कि अवशोषण का जो स्थान है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक। तो यहाँ हर मूल रोम क्या करता है, खनिज पदार्थ और पानी का अवशोषण करता है। अच्छा, ये खनिज पदार्थ जो हैं, खनिज पदार्थ जो हैं, इन खनिजों का अवशोषण कैसे करता है वह, तो यह जो मटेरियल्स जो जमीन के अंदर पाए जाए, तो ये देखो जमीन है, ठीक, ये जमीन है। जमीन कैसी होती है, मिट्टी। मिट्टी कैसी होती है, परतदार होती है ना। मिट्टी कैसी होती है, परतदार होती है। तो इन परतों में, ये जो मिट्टी होती है परतों में, यहाँ पर ना जो सतह होती है इसकी सतह पे निगेटिव चार्ज आयन होते हैं। निगेटिव चार्ज, ये चीज ध्यान रखना कि जो सतह होती है उस पर कैसे चार्ज आयन होते हैं, निगेटिव चार्ज आयन होते हैं, निगेटिव आयन होते हैं, ठीक है। जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो निगेटिव फॉर्म में यहाँ पे रहते हैं। तो ये कहाँ पे है, सतह पे है। तो जो चीज सतह पे होती है, आप जानते हो पानी के द्वारा वो आसानी से बह जाएगी ना, तो पानी के द्वारा आसानी से बह जाती है। तो ये आयनाइंस जो होते हैं, जो क्या इनको ऋणात्मक मूलक, हाँ हिंदी ऐसी है, ऋणात्मक मूलक, या सतह पे पाए जाते हैं और पानी के साथ बह सकते हैं। अच्छा, जब पत्थर टूटे थे, सभी पत्थर टूटे, तो पत्थर कैसे टूटे तो बालू बना, और बालू के बाद में उसमें कैटायंस वगैरह जुड़ते गए, एनायंस कैटायंस जुड़ते गए, खनिज पदार्थ आए, उसमें कुछ खनिज आए, और ऊपर से नाइट्रोजन वगैरह जो पदार्थ जुड़ते गए, और इस तरह से वो बाद में चेंज हो गया मिट्टी में, क्ले के फॉर्म में। तो पहले तो क्या थे, बालू ही था, तो वही सिलिका, ठीक। तो यह यहाँ पर जो होता है, अब जहाँ पे निगेटिव होगा वहां पे पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा ना। तो जो कैटायंस होते हैं, ठीक है, जैसे पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और आयरन, ठीक। तो ये जो आयन्स होते हैं इन सब पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर मिट्टी की जो पार्टिकल्स है ना, उस पार्टिकल से जाके जुड़ जाते हैं, बंधे रहते हैं। तो बंधने की वजह से वे तो नहीं जा पाते, लेकिन जब बारिश होती है तो ये एनायंस बह के चले जाते हैं। और कैटायंस जो कैटायंस हैं, मतलब जो धन मूलक है, वे क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़े रहने का काम करते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि मिट्टी को बारिश में बहने से रोकने का काम कौन करता है, तो ये कैटायंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैटायंस यहाँ पे जुड़े रहते हैं, मिट्टी को बांधे रहते हैं, और जब यहाँ पर जब क्या होता है, श्वसन क्रिया करता है पौधा, तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, और बाहर जो मिट्टी है उस मिट्टी में क्या है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। मिट्टी में क्या है, हाइड्रोजन आयन है। तो हाइड्रोजन आयन और यह कार्बन डाइऑक्साइड, यह दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। और दोनों मिलते हैं जब, तो साथ में यहाँ पर H+ आयन जो होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर H+ आयन रिलीज होता है, यहाँ पर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और इस तरह से वो रिलीज होता है। अब इसका पूरा डिटेल मैं आपको ना नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी कैसे वो काम करता है। यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म में समझो कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अवशोषण शुरू हो जाता है धनायन का। इन्हीं धनायन को, जो धनायन हैं, उनको पौधे इन जड़ों के द्वारा पानी के साथ ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और जब इनको ग्रहण करते हैं ना, तो यही फिर जाइलम के द्वारा ऊपर जाता है, ठीक। तो यह क्रिया, अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अच्छा एक चीज और, जो बाहर के धनायन है और जो अंदर के धनायन है, मतलब पौधे के अंदर भी तो धनायन है ना। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में क्या होता है, पोटेशियम आयन है और सोडियम आयन है। तो जो पौधों के अंदर है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और जो पौधे के बाहर है उनकी संख्या कम है उनकी तुलना में। लेकिन फिर भी पौधा चाहता है कि मुझे वो चाहिए, बाहर वाला जो है वो मुझे चाहिए।
तो जबरदस्ती करेगा ना। मान लो किसी के पास थोड़ी सी चीज है, तो अगर आप उससे मांगने जाओ, वह नहीं देगा तो क्या करोगे, आप उसे जबरदस्ती लोगे ना। अगर आपके पास पावर होगी तो आप उसको जबरदस्ती लोगे मतलब, ठीक। तो यही काम करता है पौधा, पौधे की जड़ें यही काम करती हैं, जबरदस्ती लेती हैं। तो ये जबरदस्ती कोई चीज ली जा जाती है ना, तो उसको कहा जाता है सक्रिय अवशोषण। मतलब पूरा ध्यान वहीं पर उनका होता है, पूरा ध्यान रहता है कि मुझे लेना है, तो इसको कहते हैं सक्रिय अवशोषण, ठीक है। मतलब क्या, सक्रिय अवशोषण का मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। दूसरी चीज, जब बाहर ये चीजें ज्यादा होंगी तो ये आसानी से मिल जाएंगी, ठीक। जैसे कोई ऐसा स्थान है जहां पर ये चीजें आसानी से अवेलेबल है, कैटायंस बहुत ज्यादा है बाहर, तो वे तो आसानी से मिल जाएंगी ना, उसे कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव दोनों चीज हो गई। तो जड़ों द्वारा खनिज पोषक जो होते हैं उनको कैसे अवशोषित करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों के द्वारा। इनको बोलते हैं सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय का मतलब जब हमें जबरदस्ती लेना है किसी से तो सक्रिय अवशोषण, जब ज्यादा है आसानी से मिल जा रहा है तो निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा लगती है, जैसे फिल्मों में देखा होगा जब विलेन क्या करते हैं, जबरदस्ती किसी के घर लूटपाट करने जाते हैं, लूट करने, तो ये क्या करते हैं, वहां पर अपनी कुछ गुंडों को भेजते हैं ना, तो वो उनकी एनर्जी तो वहां पे खत्म होती है, तो वो कहलाता है सक्रिय अवशोषण। और जब कोई ऐसा होता है जो चुपचाप उनको दे देता है कोई चीज उठा के, तो वह क्या हो गया, उनको कोई एनर्जी नहीं लगती है, तो वो क्या हो गया, निष्क्रिय अवशोषण। बस ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा जो इस सतह होती है ना, इसी सतह को कहते हैं मिसेल्स, ठीक है। इंग्लिश में इसको मिसेल कहते हैं, ये जो सतह है। तो चिकने मृदा कण होते हैं, इनकी सतह कैसी होती है, तो इनकी सतह मैंने क्या कहा कि ये सभी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो ऋणात्मक अवशोषित निगेटिव चार्ज होती है। अगला क्वेश्चन, मृदा कणों से संबंध होते हैं, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो धनायन होते हैं वे मृदा कणों से जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, धनायन। मृदा कणों से कौन से संबंधित होते हैं, धनायन, जबकि ऋणायन क्या है, वो सतह पे ऐसे पड़े हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन, उच्च धनायन विनिमय क्षमता, हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वह कैसा लक्षण है। तो देखो जो बालू के कण होंगे ना, बालू के कण, जैसे फूंक मारो तो सारी बालू उड़ जाती है ना, वहीं अगर हाथ में चिकनी मिट्टी लेके और फूंक मारो तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि धनायन जुड़े हुए हैं, उसे बंधे हुए हैं, तो वह चिकनी मिट्टी जो है वह नहीं उड़ेगी। जबकि वही बालू में कुछ भी कण जुड़े हुए नहीं है, धनायन नहीं जुड़ पाते उससे, तो वह क्या होती है कि आसानी से उड़ जाती है। तो उच्च धनायन विनिमय क्षमता किसका है, ठीक है, यह चिकने मृदा कणों का लक्षण है। जो मृदा चिकनी मिट्टी होती है उसमें उच्च धनायन विनिमय क्षमता होती है, उसमें मतलब धनायन ज्यादा होंगे तो वो आसानी से दे सकता है, बालू में है ही नहीं तो कहाँ से देंगे। इसीलिए जो बलुई मिट्टी होती है उसमें कोई भी पौधे नहीं उग पाते और चिकनी मिट्टी में आसानी से पौधे उग जाते हैं, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना। एटीपी से जो प्राप्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है, अच्छा एटीपी के बारे में मैंने बताया कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनता है, ऊर्जा मिलती है उनको, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ग्लूकोज मिलता है और साथ में ऊर्जा मिलती है। तो यह ऊर्जा कहाँ यूज होती है, किस काम में यूज हो जाती है यह ऊर्जा, तो देखो परिरंभ कोशिकाओं से खनिजों के अंतराकोशीय स्थानों में आने में, ठीक। तो देखो बाहर से जब हम ला रहे हैं कोई चीज, तो मैंने अभी कहा ना कि जबरदस्ती लाना पड़ता है तो ऊर्जा लगती है, तो इसमें ऊर्जा लगेगी, ठीक है। दूसरा, मृदा से खनिजों के मूल रूप में जाने में, इसमें भी ऊर्जा लगेगी, ठीक है। तो इन दोनों में ही ऊर्जा लगती है, मतलब अगर मिट्टी से ले रहे हैं तो भी ऊर्जा है। उसके बाद जो कोशिका जो है, उस कोशिका में उस मतलब बाहर तो ये ऐसे, ये देखो, ये समझो, ये है मूल रोम, जैसे हमने अगर अनुप्रस्थ काटा उसको किसी जड़ को, तो यह मूल रोम है, मूल रोम से अंदर आया, ये परिरंभ की कोशिकाएं हैं, और इस कोशिका से जो अंतरा कोशिका है अंदर जाने में क्या होता है कि फिर से एनर्जी लगती है, बाहर से अंदर लाना है उनको तो फिर से एनर्जी लगती है, और इस तो एनर्जी कहाँ, जो एटीपी से ऊर्जा मिली है उसी में तो खर्च होगी ना। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आंसर होगा 100, ए और बी दोनों।
मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्यतः प्रवृत्ति क्या होती है, किसमें होती है? मिट्टी जब पानी बहा तो कौन बहेगा? जो सतह पे होगा, जो बंधा हुआ है वो थोड़ी जल्दी जाएगा। तो सतह पे कौन है? ऋणायन है, तो ऋणायन आराम से चले जाते हैं। तो आंसर ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन, बलुई मिट्टी प्रायः पोषक तत्वों से न्यून होती है, क्यों होती है? क्योंकि धनायन मृदा कणों से संबंध होते हैं परंतु ऋणायन संबंध नहीं होते। ठीक है, ये सही हो सकता है। अगला देख लेते हैं, धनायन मृदा कणों से पृथक होते हैं परंतु ऋणायन संबंध होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ऋणायन क्या होते हैं? अलग होते हैं, वह सिर्फ सतह पे होते हैं, और धनायन क्या होते हैं? वह बंधे हुए होते हैं। ठीक, अगला देख ऑप्शन, धनायन व ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबंध नहीं होती है, तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी, जो मेन प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण की और भोजन को बनाने की, हमने भोजन कौन कौन तरीके से होते हैं, मतलब भोजन बनाने के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं उनको जान लिया। जो दूसरे प्रकार के हैं जो अपना भोजन नहीं बना सकते उनके बारे में जान लिया। और प्रकाश संश्लेषण में खनिज पदार्थ और जल आता कहाँ से है हमने उसको भी जान लिया। तो अगले वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? अब प्रकाश संश्लेषण, और उसके बाद बना हुआ भोजन का कैसे जाता है, जाइलम और फ्लोएम का की क्रिया विधि क्या होती है, वे कैसे होते हैं, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि जब आप करते हो ना ऐसा तो फिर मुझे लगता है, अभी मैंने लास्ट की 2 वीडियोज बनाई हैं और उनके व्यूज देखने के बाद फिर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है इंसान, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और उसके बाद अगर आपका रिस्पांस अगर अच्छा ना रहे तो फिर ऐसा लगता है कि मेहनत बेकार हो गई क्या। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आई होप आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।